जनपद क्या है, देखिए जनपद के बारे में अभी देखते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लग गए। जो अश्वमेध महायज्ञ करने वाले राजा था उनको सिर्फ जनपद राजा, जन का राजा ना मानकर जनपदों का राजा माना जाता था। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है, जहाँ पे जन जो बसते हैं, जो जिस जमीन पे रहते हैं उसको जनपद कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। पुरातत्वविदों जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई जनपदाज की एक्सकावेशन किया, खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा, इनमें से प्रमुख ऐसी बस्तियां हैं जो खुदाई के बाद मिली हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। झोपड़ियों में रहना सहना था भाई। मवेशी और अन्य जानवरों पालते थे, पशुओं को पालते थे। इन जनपदों में रहने वाले लोग वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। ये लोग जो जनपदों में रहते थे। क्या इस सूची से तुम्हें किसी फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है? अगर ऐसा है तो फाइंड आउट कीजिए। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। यहाँ पे रहने वाले लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते, मतलब कुछ तो ग्रे कलर के होते थे, इसको बोलते हैं ग्रे कलर के होते थे, और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों के कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिनको हम पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। चित्रित धूसर छात्र पात्र का मतलब पेंटेड ग्रे वेयर। पात्र होता है बर्तन। जैसा कि नाम से विशिष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी। इनके ऊपर चित्रकारी की गई, कलाकारी की होती थी। इनके ऊपर चित्रकार चित्र बनाते थे अलग अलग तरीके के। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्योमेट्री आकृतियों का के रूप में थी। आमतौर पर सरल रेखाएं होती थी या ज्योमेट्रिकल डिजाइंस होते थे भाई इनके ऊपर। कैसे? ज्योमेट्रिकल डिजाइंस होते थे। ठीक है, इनके ऊपर ज्योमेट्रिकल डिजाइंस होते थे। इसके बाद देखिए, इन इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्लेट्स और बाउल्स मिले हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। ये पात्र बहुत ही डेलिकेट पात से बनाए जाते थे और सुंदर होते हैं, चिकने होते थे। शायद से इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को खास भोजन परोसने के लिए किया जाता था। महाजनपद के बारे में देखते हैं। महाजनपदास अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। 2500 साल पहले दूसरे जनपद इम्पोर्टेंट हो गए दूसरों के बजाय। कुछ जनपद इम्पोर्टेंट हो गए अन्य दूसरों के बजाय। एंड वर नोन एज महाजनपदास, और उनको क्या बोला जाता था? महाजनपद बोला जाता था। सम ऑफ दीज आर शोन इन ऑन द मैप 4, और इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट दिखाए गए हैं। महाजनपद यहाँ पे दिखाए गए हैं। मोस्ट महाजना हैड ए कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। ज़्यादातर महाजनपदास के अंदर एक कैपिटल सिटी होता था और उसके ऊपर किलाबंदी होती थी। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। मतलब जहाँ पे कैपिटल होती थी वहाँ पे काफ़ी सारी दीवारें खींचकर, मोटी दीवारें बनाकर, वुड की और ईंटों से और पत्थरों से चौड़ी दीवारें बनाई जाती थी यहाँ पे किलाबंदी के टाइम पे। ये दिखाए गए हैं कुछ। यहाँ पे महाजनपद अवंती है, हस्तिनापुर है, ओके, मगध है। फोर्ट्स वर प्रोबब्ली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम द अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। किले इसलिए बनाए जाते थे शायद से कि लोगों को डर रहता था कहीं कोई दूसरे राजा अटैक ना कर दें, आक्रमण ना कर दें, और सुरक्षा के लिए ज़रूर थे। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज़। ये कह रहा है इसके अलावा ये भी संभव है, इट इज़ ऑल्सो लाइकली, ये भी संभव है कि कुछ रूलर्स, कुछ राजा ये दिखाना चाहते थे कि वो कितने धनी हैं और शक्तिशाली हैं, और इसलिए वो बड़ी बड़ी लंबी, ऊंची और भव्य, आकर्षक दीवारें बनाते थे अपने शहरों के चारों तरफ, अपने सिटीज़ के चारों तरफ। वो इसलिए भी बनाते थे कि शान शौकत दिखाने के लिए। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग। और इसके अलावा एक और फ़ायदा भी था कि किलाबंदी के बाद जो अंदर के लोग थे, अंदर की जो ज़मीन थी, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था।
राजा के द्वारा। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, थाउजेंड्स इफ नॉट लैक्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। और ये कह रहा है कि इसके लिए काफ़ी अच्छी खासी प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में नहीं तो कम से कम हज़ारों की संख्या में तो ईंटों की ज़रूरत होती, पत्थरों की ज़रूरत होती थी इनको बनाने के लिए। दिस इन टर्न meant enormous labors provided possibly by thousands of men, women and children। और इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे काम की भी काम करने वालों की ज़रूरत होती थी, enormous बहुत ज़्यादा, और वो संभवतः शायद से प्रोवाइड दिया जाता था। काम करने वाले कौन होते थे? आदमी, औरतें और बच्चे होते थे। एंड रिसोर्सेज हैव टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। और इसके लिए स्रोत की ज़रूरत रहती थी, मतलब पैसे की, धन की ज़रूरत रहती थी। फोर्टिफिकेशन वॉल एट द कौसाम्बी, कौसाम्बी के ऊपर ये देखिए फोर्टिफिकेशन वॉल दिखाई गई है, किस तरीके से वॉल कर बनाया गया था वहाँ पे, कितना लंबा चौड़ा वॉल बनाया गया है यहाँ पे। ये कौसाम्बी कहाँ पे है? इलाहाबाद में। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद। ए पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबब्ली बिल्ट अराउंड 2500 ईयर्स को। 2500 साल पहले ये बनी हुई दीवार है, उसका एक हिस्सा है यहाँ पे कौसाम्बी में, इलाहाबाद के नज़दीक। आज की डेट में जो बचा हुआ है वो दिखाया गया है इसमें। द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। इसके अलावा नए राजाओं ने अब आर्मी को भी मेंटेन करना शुरू कर दिया, एक आर्मी रखनी शुरू कर दी। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय किंग थ्रू आउट द ईयर्स। जो सोल्जर होते थे उनको रेगुलर तनख्वाह दी जाती थी और मेंटेन किया जाता था साल भर राजा के द्वारा। सम पेमेंट्स वर प्रोबब्ली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 9। कुछ पेमेंट पंच मार्क्ड कॉइन्स के द्वारा भी की जाती थी, मतलब इस तरीके के सिक्के होते थे जिनको पंच करके बनाया जाता था। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में पंच मार्क्ड कॉइन के बारे में। इस तरीके से भी उनकी तनख्वाह दी जाती थी। लिस्ट टू वेज इन विच द राजाज ऑफ द महाजनपदास वर डिफरेंट फ्रॉम दोज मेंशन्ड इन द ऋग्वेदास। ये कह रहा है महाजनपद के राजा ऋग्वेदा के राजाओं से किस तरीके से अलग थे, इसके दो डिफरेंसेस बताइए। ठीक है, आइए महाजनपद के बारे में देखते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जो जनपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया उसको क्या बोल दिया गया भाई? महाजनपद। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी, मतलब एक से ज़्यादा राजधानी नहीं थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, किले बनाए गए थे। अर्थात किलेबंदी कैसे की जाती थी? चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, भाई उसको किलाबंदी बोलते थे। देखने से तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। लेकिन कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि भी दिखाना चाहते थे। भाई आल इंसान किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो क्या करेगा? ऊंचा सा मकान बनाकर, बिल्डिंग बनाकर यही करके दिखाएगा। तो कुछ राजा इसलिए भी करते थे, इससे उनकी शक्ति का प्रदर्शन भी होता था। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस पर नियंत्रण रखना भी आसान हो जाता था। भाई किलाबंदी करने से क्या, राजा को ये पता चल जाएगा, 2 गेट छोड़ दिए, उनके ऊपर संतरी छोड़ दी तो पता लग जाएगा कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, बहुत अच्छी खासी योजना की ज़रूरत होती थी, सुदृढ़ तरीके की योजना होनी ज़रूरी थी, प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। और इसके लिए लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। अथक लेबर का मतलब यहाँ पे परिश्रम है, काम किया होगा उन्होंने। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, भाई काम करने के लिए लोगों के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था करना, उसके अलावा सामान को लाने ले जाने के लिए भी संसाधनों का प्रयोग करना, ये सब, इन सब के लिए संसाधनों की ज़रूरत पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लग गए थे भाई, अब राजा ने अपनी सेना रखनी शुरू कर दी थी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, रेगुलर वेतन दिया जाता था उनको, रेगुलर सैलरी दी जाती थी। सैलरी मतलब वेतन, नियमित, रेगुलर। कुछ भुगतान संभवतः शायद से जो भुगतान था, कुछ सैलरी का कुछ हिस्सा उनको जो पंच मार्क्ड कॉइन थे उनसे भी उनके रूप में दिया जाता था। इन सिक्कों के बारे में आगे हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में जो राजा बताए गए उनसे किस प्रकार भिन्न थे, इसके लिए आप 2 अंतर बताओ।
कि भाई ऋग्वेद के राजाओं के अंदर ये बातें थी और महाजनपद वाले राजाओं के अंदर ये बातें थी, वो डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ऋग्वेद के राजाओं के बारे में। अच्छा, उसके बाद देखिए ये कौशाम्बी के किले की दीवार दिखा गई है। ये आज के दिन जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप मिली है, ये कौशाम्बी के अंदर ये दीवार, और ये ईंटे की दीवार का अवशेष है। इसका भाग का निर्माण लगभग तय ये माना गया कि 2500 साल पहले किया गया होगा इसका निर्माण। टैक्सेस, टैक्स क्या होते हैं, कर क्या है, उनके बारे में देखते हैं। एज द रूलर्स ऑफ महाजनपद जनपदाज वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स मेंटेनिंग बिग आर्मीज दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि जो महाजनपदाज के राजा थे उन्होंने बड़े बड़े किले बनाने शुरू कर दिए थे, बड़ी बड़ी आर्मी को का रख रखाव करना शुरू कर दिया था, तो इसके लिए उन्हें बहुत सारे स्रोतों की ज़रूरत थी। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस, और इसके अलावा उनको इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की भी ज़रूरत थी। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। देखिए, बजाय इसके कि वो डिपेंड रहें कभी कभी आने वाले उपहारों के ऊपर जो कि लोगों के द्वारा उनके लिए लाए जाते थे, जैसा कि जनपद के राजाज करते थे, वो क्या करते थे भाई, कभी कभी जो लोग उपहार में लेके आते थे उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन महाजनपद के राजाज ने क्या किया भाई, हमेशा रेगुलर टैक्स को, कर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब आगे हम देखते हैं टैक्सेस किस हिसाब से थे। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फसलों के ऊपर लगने वाला कर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो किसान थे। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड, और जो टैक्स की कर थी वो कितनी थी, 1/6 थी, जो कि पैदा किया जा रहा था। व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड, जो पैदा किया जा रहा था। दिस वाज नोन एज भागा और ए शेयर, इसको क्या बोला गया, भागा या फिर एक हिस्सा बोला गया। जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका 1/6 महाजनपद के राजा को चला जाएगा, ये टैक्स उस टाइम पे निर्धारित किया गया। देयर वर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन्स एज वेल, जो शिल्पकार थे उनके ऊपर भी कर लगाया गया। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, और ये किस फॉर्म में लगाया भाई, काम के रूप में लगाया गया। फॉर एग्जाम्पल, ए वीवर और ए स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर द किंग। इसका मतलब ये था कि जो बुनकर होता था या फिर कोई लोहार होता था, उसको महीने भर में हर 30 दिन में एक दिन राजा के लिए काम करना होता था। ये क्या था भाई, काम का कर था, कि काम करके आप कर को अदा करोगे। जो हर्डर्स थे वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस, उनको पशु देने होते थे या पशु से बना हुआ कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद वहाँ पे टैक्स के रूप में देना होता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, इसके अलावा जो भी व्यापार के थ्रू चीज़ें खरीदी और बेची जाती थी उनके ऊपर भी टैक्स लगा हुआ था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, और राजा को जो वनों के अंदर बनने वाले उत्पाद थे, वनों से मिलने वाले उत्पाद से वो राजा को पहुंचाने पड़ते थे। हंटर्स और गैदरर्स को वो वहाँ देने पड़ते थे। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द हंटर्स एंड गैदरर्स, विचार कीजिए हंटर्स और गैदरर्स क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। वो लकड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं, हनी प्रोवाइड कर सकते हैं, सो एंड सो, इस तरीके की चीज़ें वो प्रोवाइड करते थे। आगे हम देखते हैं चेंजेज इन एग्रीकल्चर। आइए चेंजेज इन एग्रीकल्चर देखें, उससे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं हिंदी वर्जन में हमारा। कर, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, बहुत सारे स्रोतों की, संसाधनों की ज़रूरत होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी, और अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। महाजनपद के राजा मतलब समय समय पर लिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि रेगुलर नियमित रूप से कर लेने लग गए। कर की क्या रेट थी अभी देखा हमने। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग खेतीहर थे भाई, किसान ही थे, कृषक थे। 1/6 हिस्सा कर के रूप में ले लिया जाता था, निर्धारित किया गया, और जिसे हम क्या कहते थे, भागा या भाग कहा जाता था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। कारीगरों के ऊपर कर लगा दिया, और वो किस रूप में, श्रम, काम करके वो कर चुकाते थे।
जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। पशुपालकों को जानवर या उनसे बनी हुई चीज़ों के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। और इसी तरीक़ा से शिकारियों और संग्रहालयों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। शिकारी और संग्रहालय क्या करते थे भाई, जंगल से जो वस्तुएं मिलती थी वो उनको देनी होती थी।